हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 5 आपके साथ लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को लगता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव हो गई, यानी वो स्टेट ऑफ सिचुएशन जहां पर कस्टमर डेविएट नहीं होना चाहता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर। एक है कार्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल के द्वारा दी गई है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दूसरी अप्रोच की, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच, दैट इज गिवन बाय J.R. हिक्स एंड एलन। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। अगर आप बात करेंगे ग्रेजुएशन की, अगर आप बीकॉम वगैरह के लिए जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में इस पर प्रॉपर एक चैप्टर आता है, प्रॉपर एक यूनिट आती है जिसमें से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है आपके पास। इसी तरीके से अगर आप 11th की बात भी करेंगे तो यहां पर भी ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। तो व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच, या फिर J.R. हिक्स या एलन का क्या कहना था, वो मार्शल से हटकर क्या बोलना चाहते थे। तो J.R. हिक्स और एलन का ये मानना था कि जो मार्शल के द्वारा अप्रोच दी गई है वो अप्रोच से उनको पूरे तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, या उनमें पूरे तरीके से वो उसको जो है गलत नहीं ठहराते। उनका ये मानना था बस कि एक चीज जो मार्शल द्वारा कही गई कार्डिनल अप्रोच में, कि जो सेटिस्फैक्शन होती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम करने से, उस सेटिस्फैक्शन को आप क्वांटिफाई कर सकते हो। ऐसा मार्शल का कहना था कि हम उनको नंबर्स दे सकते हैं कि 50 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, या 70 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, या 30 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। तो हिक्स और एलन का मानना है कि ऐसा क्वांटिफिकेशन हम सेटिस्फैक्शन को नहीं कर सकते। उनका यह मानना था कि हम किसी भी प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को सिर्फ रैंकिंग दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट में फोन लेने जाते हैं तो अगर आपके सामने 3 कंपनीज के मोबाइल पड़े हुए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस है और ये मेरी थर्ड प्रेफरेंस है ना। आप उनका रैंकिंग दे सकते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कितनी होगी, तो उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना, यानी नंबर फॉर्म में बताना, ये जो है सही नहीं है, या इसको, इस अप्रोच को वो सही नहीं मानते। तो उन्होंने अपनी एक अप्रोच दी, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल मींस ऑर्डर्स, या फिर रैंकिंग देना, किसी भी चीज को ऑर्डर देना या रैंकिंग देना। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट सेटिस्फैक्शन कैन बी गिवन इन ऑर्डर फॉर्म या गिवन इन रैंकिंग फॉर्म रादर देन इन न्यूमेरिकल नंबर्स, जैसे कि यूटिल्स की फॉर्म में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वी कैन नॉट क्वांटिफाई द सेटिस्फैक्शन वी डिराइव, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वी कैन गिव ओनली अ रैंकिंग, ठीक है। और इसी रैंकिंग देने के मेथड को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, आपके पास J.R. हिक्स और एलन मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं डियर, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है कहीं ना कहीं कि सेटिस्फैक्शन के लिए ये बोलना कि मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे 30 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, जनरल फिनोमिना भी ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम प्रेफरेंस जरूर दे सकते हैं कि हमें टी दे दीजिए ओवर कॉफी, ठीक है, या हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए टी या कॉफी की बजाय। तो हम रैंकिंग जरूर कर सकते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है। या फिर अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे फर्स्ट तो DU में बीकॉम ऑनर्स करना है, अगर नहीं मिला तो मैं IP से BBA कर लूंगी, अगर नहीं मिला तो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से जाकर बीकॉम कर लूंगी। तो ये जो आपने रैंकिंग दी है, ये रैंकिंग पॉसिबल है। उनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को आप न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं दे सकते, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल अप्रोच या अकॉर्डिंग टू J.R. हिक्स और एलन। अब वो अपनी ऑर्डिनल अप्रोच को समझाने के लिए जो कंसेप्ट लेकर आए उसको इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं डियर। और यहां पर ये इनडिफरेंस वर्ड का क्या मीनिंग है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए, डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग, और इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम। अब सबसे पहली चीज जो इन्होंने समझाई वो है इनडिफरेंस शेड्यूल। हम भी समझने की कोशिश करते हैं इनडिफरेंस शेड्यूल क्या है, तो शायद हमें ऑर्डिनल अप्रोच समझ में आ जाए। तो देखिए डियर, इनका क्या मानना था कि फॉर एग्जांपल आपको पिज्जा और बर्गर के बीच में चूज करने को कहा जाता है। आप मान लीजिए 5 फ्रेंड्स हैं, आप में से, या फिर अगर 5 फ्रेंड नहीं है, एक ही फ्रेंड है, ठीक है, मान लेते एक पर्सन है, वो कहता है कि मुझे आज 1 पिज्जा चाहिए और 15 बर्गर चाहिए पूरे दिन में, तब जाके मैं खुश होऊंगा, तब जाके मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ठीक है जी, उसको काम दिया जाता है, इसके साथ साथ उसको 1 पिज्जा और 15 बर्गर ही दिए जाते हैं। सेकेंड डे में वो कहता है कि ठीक है, आज भी मैं ये काम करूंगा, लेकिन मुझे 2 पिज्जा चाहिए और 10 बर्गर चाहिए। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी तो आपको कम करनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपके पास मनी लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप ही कहीं पर कुछ कंज्यूम करने जाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए फर्स्ट डे शॉप पर जाते हैं, या पिज्जा हट पे जाते हैं, डोमिनोज पर जाते हैं, तो आप 1 पिज्जा और 15 बर्गर खाते हैं, जो भी आपके पास
मनी है या जो भी चीज है, जितनी भी आपको भूख है उस हिसाब से। अब आप नेक्स्ट डे जाते हैं सेम जगह पर और आप क्या करते हैं कि बर्गर की क्वांटिटी तो कम कर देते हैं लेकिन पिज्जा की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, राइट। आपको फर्स्ट डे, मान लीजिए मंडे को आपने ये ऑप्शन लिया, फर्स्ट एक पिज्जा और 15 बर्गर से जितनी सेटिस्फैक्शन मिली, ट्यूसडे को अगर आपने 2 पिज्जा 10 बर्गर लिए तो भी आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिली। तीसरे दिन आपने 3 पिज्जा लिए 6 बर्गर लिए, तब भी आप उतने ही खुश थे जितने ट्यूसडे या मंडे को थे। फिर आप थर्सडे को जाते हैं सेम जगह पर और आप 4 पिज्जा और 3 बर्गर कर देते हैं, तब भी आपको उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिली जितनी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिली। सिमिलरली आप फ्राइडे को जाते हैं और आप 5 पिज्जा और 1 बर्गर लेते हैं। आपको जो सेटिस्फैक्शन बाकी डेज में मिल रही थी सेम आपको फ्राइडे में भी मिल रही है, दो आपके कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। तो ये जो इनडिफरेंट शेड्यूल है ये क्या समझाना चाहता है कि एक ही इंसान डिफरेंट टाइम पर ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ले रहा है बट वो सारे कॉम्बिनेशन उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यानी अगर मैंने मंडे को ये कॉम्बिनेशन लिया 1 पिज्जा 15 बर्गर, ट्यूसडे को मैंने 2 पिज्जा 10 बर्गर लिए, या मैंने वेडनेसडे को 3 पिज्जा 6 बर्गर लिए, या मैंने 4 पिज्जा 3 बर्गर लिए, 5 पिज्जा 1 बर्गर लिया, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने लिस्ट आउट करे 5 कॉम्बिनेशन, दे गिव मी द सेम सेटिस्फैक्शन एंड सेम मीन्स इनडिफरेंस हियर। यही चीज इनडिफरेंट शेड्यूल दिखाना चाहता था आपको। इनडिफरेंट शेड्यूल क्या दिखाना चाहता था? इनडिफरेंट शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपने एक कंज्यूमर के 5 कॉम्बिनेशन लिस्ट आउट करे हैं। पांचों कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, 1,15, 2,10, 3,6, बट ये पांचों के पांचों किस सेंस में इक्वल है? बिकॉज दे गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो आपके पास जो हमने ये टेबल बनाया है, बिकॉज दैट टेबल शोज दोज कॉम्बिनेशंस, दोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन which gives equal satisfaction to the consumer, thereby it is known as indifferent schedule. Indifference means same. So indifferent schedule shows different combination of 2 commodities which gives equal satisfaction to the consumer. तो यहां पर जितने भी आपने 5 कॉम्बिनेशन, 2 कमोडिटीज आप कोई भी ले सकते हैं, एप्पल बनाना या पिज्जा बर्गर जैसे हमने लिया, या फिर कोई और चीज आप यहां पर पिज्जा और कोक ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो अगर आप वो कॉम्बिनेशन अपने लिस्ट आउट कर रहे हैं कि आज आप मुझे ये कॉम्बिनेशन दे दो, सेकंड डे आप मुझे ये कॉम्बो दे दो, थर्ड डे आप मुझे ये कॉम्बो दे दो, आपके लिए वो सारे के सारे जो कॉम्बो थे या सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन थे वो सब आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मंडे को आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, ट्यूसडे को कम मिली, सेम सेटिस्फैक्शन आपको डिराइव हो रही थी, आप सेम खुशी आपको महसूस हो रही है उसके अंदर। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन हमने आपके सामने इस टेबल में लिस्ट आउट कर कर दिखाए, दे ऑल आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिखने में अलग अलग कमोडिटी का कॉम्बिनेशन है बट किस सेंस में ये इक्वल है? बिकॉज दे गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और जो टेबल आपने बनाया है उसे इनडिफरेंट शेड्यूल बोलते हैं, और ये रही इनडिफरेंट शेड्यूल की डेफिनेशन। अब हमने यहाँ एक वर्ड लिखा है MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब आपको एक कमोडिटी इंक्रीज करने के लिए दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। फर्स्ट वाला आपके पास डैश आएगा, आपने एक पिज्जा इंक्रीज करा, उसके लिए आपको कितने बर्गर सैक्रिफाइस करने पड़े? 5। तो एक सैक्रिफाइस के बदले में एक गेन के बदले में आपको 5 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। देन आपने एक पिज्जा गेन करा, उसके लिए आपने 4 का ही बर्गर का सैक्रिफाइस करा, यानी अब आपके पास ये रेशो हो गई 4:1। देन फिर आपने एक पिज्जा और बढ़ाया, लेकिन अब आपने बर्गर का सिर्फ 3 ही सैक्रिफाइस करा। नेक्स्ट फिर आपने एक पिज्जा बढ़ाया, लेकिन इस बार आपने उसके लिए सिर्फ 2 ही बर्गर सैक्रिफाइस करे। सवाल ये उठता है कि जो आपका ये सैक्रिफाइस था एक पिज्जा के लिए, वो कम क्यों होता गया? सबसे पहले आपने एक पिज्जा इंक्रीज करने के लिए 5 बर्गर छोड़ दिए, ठीक है। फिर आपने एक बर्गर नेक्स्ट लेने के लिए एक पिज्जा इंक्रीज करने के लिए 4 बर्गर ही सैक्रिफाइस करे, और उसके बाद आपने और कम कर दिया सैक्रिफाइस। ये क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डियर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या कहती है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज की एक्स्ट्रा कमोडिटीज लेते हैं, एडिशनल यूनिट लेते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपकी कम हो जाती है। जब आपने पिज्जा पहला लिया था, क्योंकि पिज्जा आपके पास कम थे और ये अबंडेंट था, ये ज्यादा था और ये कम था, तो आपको खुशी हो रही थी इसका सैक्रिफाइस करने में। बट जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेज में आए,
अब ये ज्यादा हो गया और ये कम होता गया। होता है ना, जिस चीज की आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है उसकी आपको कदर नहीं होती, और जो आपके पास कम है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो वही बात हुई, अब आपके पास पिज्जा बढ़ता जा रहा है और आपके पास बर्गर की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि अब ये कम हो रहा है तो आपके लिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर है तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास ये जो प्रोडक्ट है ये डिक्रीज होता जा रहा है और ये अबंडेंट होता जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस घटती जा रही है। तो इसके लिए वो इसका सैक्रिफाइस धीरे 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 कम कर देगा, क्योंकि इससे सेटिस्फैक्शन उसकी बढ़ रही है। तो आपके पास ये जो सैक्रिफाइस है ये क्या होता रहता है, डिक्रीज, और इसके डिक्रीज होने का रीजन हमने आपको बताया, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही चीज हिक्स और मार्शल के द्वारा समझाई गई कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और उन कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी पहली प्रेफरेंस है वो आप चूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, रादर देन आप ये कह सके कि मुझे इससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है या इससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इंडिफरेंस कर्व। डेफिनेटली आपके पास हर पूरी माइक्रो के अंदर यही होगा, शेड्यूल होगा देन कर्व होगा, शेड्यूल होगा देन कर्व होगा। नाउ इंडिफरेंस कर्व क्या है, आपने जो टेबल देखा है उसी को जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर देंगे तो वही इंडिफरेंस कर्व है ना। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंट शेड्यूल। दोबारा सुनिए, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंट शेड्यूल। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन वर्ड को हटाइए, डेफिनेशन बन जाएगी, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू commodities which gives equal satisfaction to the consumer। इन्हीं चीजों को जब आप ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे डियर, हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे पिज्जा ले लीजिए, वाई एक्सिस पे बर्गर ले लीजिए, प्रॉपर प्लॉटिंग कर लीजिए यहां पर, और उन्हें जो है ज्वाइन करिए। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास जब आप प्लॉट कर लेंगे और उन कॉम्बिनेशन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व आपके पास इस तरीके की शेप ले लेगा। दैट इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व। तो आपने जो इंडिफरेंस शेड्यूल था उसे जब ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया, दैट इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, वो भी तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ही शो कर रहा है ना, राइट। यहां पर मान लीजिए कि आपके पास बर्गर है और यहां पर मान लेते हैं पिज्जा है, तो ये जो PQRST है दे ऑल आर गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी जो P कॉम्बिनेशन है इतने पिज्जा और इतने बर्गर का, या फिर जो Q कॉम्बिनेशन है पिज्जा और बर्गर का, दे गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, राइट। दैट इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व ऑल अबाउट। चलिए, और क्या वर्ड इसमें इस्तेमाल होता है, एक इस्तेमाल होता है व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप क्या करने की बात कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व में प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं, रैंकिंग देने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कस्टमर की या कंज्यूमर की, तो वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी प्रेफर करता है, वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा उसको कमोडिटीज मिल जाए, क्योंकि हर इंसान की इच्छा का कोई एंड नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, नीड का कोई एंड नहीं है। तो वही रीजन है डियर कि कस्टमर ऑलवेज चाहता है कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिले, यानी वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। यानी उसके पास एक और ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन के ऊपर क्या रखूं, बी ऑप्शन के ऊपर क्या रखूं, तो उसके पास ऊपर प्रेफरेंस देने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी। तो कस्टमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ कमोडिटी एज इट ऑफर हिम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कोई एंड नहीं है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का, ये कहना है कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए वो जाता है। यानी अगर उसकी अभी ये सेटिस्फैक्शन है तो वो सी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, सी पर डी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। तो अगर आप रैंकिंग देने की बात करेंगे तो नेवर एंडिंग रैंकिंग है उसकी। उसके बाद आता है डियर व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। तो सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व जब हम बना देते हैं या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम बना देते हैं, तो दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो आप देख सकते हैं ये इंडिफरेंस 1 है, दैट इज इंडिफरेंस 2, दैट इज इंडिफरेंस 3। तो जब आपने काफी सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना दिए तो दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। और आप कहेंगे ये काफी सारे क्यों बन सकते हैं, ये काफी सारे इसलिए बन सकते हैं डियर क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में वो कॉम्बिनेशन शो करे जाते हैं जो कस्टमर परचेज करना चाहता है, ठीक है। इसके बाद हम बजट लाइन पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा वो कॉम्बिनेशन जो कस्टमर परचेज कर सकता है अपने बजट के तहत। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में आपको क्या बताया गया कि वो कॉम्बिनेशन जो कस्टमर परचेज करना चाहता है। तो अगर आप किसी की चाहत की बात करेंगे, विश की बात करेंगे, तो फिर विशेस का तो कोई एंड नहीं होता। तो भी आप इंडिफरेंस 1 आपने बनाया, आपको कि नहीं नहीं यार इंडिफरेंस 2 चाहिए हमारे को, नहीं नहीं ये वाला भी कम है। जब मेरे से विश ही पूछी जा रही है तो मैं इंडिफरेंस कर्व 3 बना देता हूं, यानी मेरे को जितने हायर बर्गर और पिज्जा मिले उतना मेरे लिए बेटर है। तो इंडिफरेंस मैप क्या है आपके पास, इट्स अ सेट और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व।
चलिए, व्हाट इज एमआरएस? अभी अभी हमने आपको बताया कि एमआरएस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके पास एक रेशो कंसीडर करी जाती है सैक्रिफाइस अपॉन गेन, जिसमें हमने देखा था कि पहले आपने एक पिज्जा के लिए 5 बर्गर सैक्रिफाइस करे, फिर आपने एक पिज्जा के लिए 4 बर्गर सैक्रिफाइस करे, तो यहां पर आता है सैक्रिफाइस अपॉन गेन। तो आप कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेशो ऑफ सैक्रिफाइस अपॉन गेन बिटवीन टू कमोडिटीज, राइट। चलिए, अब जो आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया है डियर, उसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। बिना असम्पशन के इको नहीं चलती। अगर आप बात करेंगे तो इको में काफी सारी चीजें जो है वो सब पर लागू नहीं होती डियर, क्योंकि कई कैटेगरीज ऐसी होती है जिस पर ये चीजें ऑब्वियसली ओके नहीं होती। तो इंडिफरेंस कर्व में आपकी कुछ असम्पशन है। सबसे पहली असम्पशन कि आपको सिर्फ 2 कमोडिटीज के बारे में ही कॉम्बिनेशन चूज करने को दिया गया है। रीजन हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, हमारे पास 2 ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। फिलहाल हम जो डायग्राम बनाते हैं 3D डायग्राम नहीं बनाते, तो इसीलिए आपके पास सिर्फ 2 कमोडिटीज के बारे में ही इंडिफरेंस कर्व में असम्पशन ली गई है कि हम सिर्फ 2 कमोडिटीज के ही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सेकेंड असम्पशन, नॉन सैटिस्फैक्टी। नॉन सैटिस्फैक्टी मीन्स नॉन सैचुरेशन, यानी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। सैचुरेशन इज एंड पॉइंट। तभी आपने इंडिफरेंस कर्व देखा, हमने इंडिफरेंस मैप बनाया, तो आप बनाते रहो, क्योंकि अगर मैं किसी कस्टमर को कहूं कि अपनी विशेष को प्रेजेंट करिए, तो वो जितनी हायर हो सके उतनी हायर बनाने की कोशिश करेगा, जितना हायर वो जा सकता है। देयर इज नो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द विशेज और नीड ऑफ द कस्टमर। कोई एंड नहीं है। आज अगर कोई 30,000 रुपए सैलरी कमा रहा है तो उसको लगता है कि कम से कम 40 हो जाए तो ये हो जाएगा, फिर 40 हो जाती है तो वो कहता है नहीं कम से कम 1 लाख हो जाए। अगर 1 लाख हो जाएगी तो कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अगर वो बैठ के आज खाएं तो अपनी 3 पीढ़ियों को कमा के खिला सकते हैं, बट स्टिल क्या उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया? नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका। आपके पास नीड्स का कोई एंड नहीं है। तो नॉन सैटिस्फैक्टी इज नॉन सैचुरेशन पॉइंट। इसलिए जब आपसे कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व बनाइए, तो मैप बनकर आ जाता है आपके पास, क्योंकि हर एक इंसान चाहेगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा विशेस पूरी हो जाए, तो वो हायर से हायर इंडिफरेंस कर्व बनाने की कोशिश करेगा। बट ये सिर्फ उसकी विशेस हैं कि वो क्या परचेज करना चाहता है, उसका बजट कुछ और होता है, तभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। तो आपको सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व बताया जाएगा, उसकी विशेस क्या है, फिर उसका बजट बताया जाएगा, और जहां पर उसका बजट उसकी विश के साथ जो है टच करेगा, वहां पर आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट जो इसने एक बहुत बड़ी असम्पशन ली है, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। जैसा कि अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो उन्होंने लिया था कार्डिनल यूटिलिटी। तो यहां पर क्या मानना है कि जो सेटिस्फैक्शन होती है उसे आप रैंकिंग दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं दे सकते। फोर्थ, यहां पर आपने देखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होता रहता है, और उसका रीजन भी हमने आपको बताया, इट्स अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि जिस चीज को आप सैक्रिफाइस कर रहे थे अब वो कम होती जा रही है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, इसीलिए ये सैक्रिफाइस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो ये 4 अजम्पशंस हैं, ये जरूर मेंशन करिएगा आप इंडिफरेंस कर्व में, अगर आपसे इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछा जाता है। एक तो यहाँ 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन की बात करी गई है, दूसरा कस्टमर की विशेष का कोई एंड नहीं होता, नॉन सैटिस्फैक्टी यानी नॉन सैचुरेशन पॉइंट है, कोई एंड नहीं है। थर्ड, यहाँ पर यूटिलिटी को ऑर्डिनल नंबर्स में मेजर करा जाता है, एंड फोर्थ वन, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डियर बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज प्रॉपर्टीज एंड फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फीचर डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए, 2 फीचर तो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करने हैं, डाउनवर्ड और अगर आप बात करें कन्वेक्स और कनकेव की। तो देखिए डियर, हमने आपको ये बात पहले भी जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उसमें बताने की कोशिश करी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डायग्राम को फीचर देना आना चाहिए कि डायग्राम किस शेप में दिखता है। तो आपको एक क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो अगर आपके पास कोई भी डायग्राम ऐसी शेप लेता है, या आप कह सकते हैं ऐसी शेप लेता है, तो इसको बोला जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या रीजन होता है? अगर आप मान लीजिए यहां पर एक्स कमोडिटी है वाई, आप देखिए वाई यहां पर है, एक्स यहां पर है। अगर आप एक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं तो आपको दूसरा डिक्रीज करना पड़ता है, यानी इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर 2 वेरिएबल के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो आपके पास डायग्राम कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। सिमिलरली अपवर्ड स्लोपिंग, किसी का अपोजिट, लाइक दिस इज नोन एज अपवर्ड स्लोपिंग। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये आपके पास मान लीजिए x1 है, ये y1 है, तो अगर आप x को इंक्रीज करते हैं
तो आपका y भी क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो जहां पर अगर आपके वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिले या डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिले, यानी x इंक्रीज होने पर y इंक्रीज हो रहा है या x डिक्रीज करने पर y डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। तो आपको सबसे पहले तो डायग्राम में यह पहचानना पड़ता है कि डायग्राम डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड में से कोई एक पहचानिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन होता है कन्वेक्स, कनकेव और स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई डायग्राम बनता है तो ये होता है कनकेव, इस तरीके से कोई डायग्राम बनता है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स, और ये अगर आपके पास बन जाए तो स्ट्रेट लाइन। अब ये कब बनता है, जब सैक्रिफाइस जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा हो, जैसा कि आपने पीपीसी चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी के बारे में पढ़ा, आपका सैक्रिफाइस इंक्रीज होता है। ये वाली शेप बोलाई जाती है कन्वेक्स। इसके पीछे रीजन होता है सैक्रिफाइस अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा हो, यानी एक प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज का जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं अगर वो डिक्रीज हो रहा हो। और यहां पर क्या होता है कि अगर सैक्रिफाइस का रेशो सेम हो, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, मतलब यहां पर ऐसा होगा कि पहले आपने 1 यूनिट गेन करने के लिए 2 का सैक्रिफाइस करा, फिर आपने 3 का सैक्रिफाइस करा, फिर आपने 4 का सैक्रिफाइस करा, फिर आपने 5 का सैक्रिफाइस करा। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपके पास ये शेप लेगा। और इसका अपोजिट, अगर मान लीजिए आपने पहले 1 यूनिट गेन करने के लिए 5 सैक्रिफाइस करा, फिर 1 यूनिट गेन करने के लिए 4 सैक्रिफाइस करा, फिर 1 यूनिट गेन करने के लिए 3 सैक्रिफाइस करा, यानी अगर आपका सैक्रिफाइस डिक्रीज हो रहा है तो कन्वेक्स। अगर आपका सैक्रिफाइस कांस्टेंट रह रहा है तो आपके पास बन जाती है स्ट्रेट लाइन। तो अब आप अगर आईसी कर्व को देखकर आए हैं तो आईसी कर्व की हमने ये शेप बनाई थी, तो सबसे पहले तो आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, डाउनवर्ड। तो पहला फीचर यही है, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग का, अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन ये है कि अगर आप एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज वन वेरिएबल या वन कमोडिटी, देन वी हैव टू डिक्रीज अदर कमोडिटी। ये रीजन है इसके डाउनवर्ड बनने का। डाउनवर्ड शेप आपके पास ये रही डाउनवर्ड। इसमें क्या है कि अगर आप एक इंक्रीज करेंगे तो देखिए, अगर आपने ये इंक्रीज कर दिया x1 से x2 करा तो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहला फीचर। दूसरा फीचर आपको ये पहचानना है कि कन्वेक्स, कनकेव या स्ट्रेट लाइन में से क्या है। तो ये कन्वेक्स है, अगर आप देखें तो ये कन्वेक्स शेप लेता है लाइक दिस, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन हमारे पास है एमआरएस क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये हमने देखा। और एमआरएस डिक्रीजिंग क्यों होता है, इट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आपको ये बात याद है तो आपको आराम से इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो कन्वेक्स होने के पीछे रीजन है एमआरएस डिक्रीज होता है, और एमआरएस डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड है हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये बात तो हमने आपको बताई ऑलरेडी कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इसमें x और y का ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, x1 एंड दिस इज y1। अगर इससे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा तो भाई और खुशी होगी, क्यों, इसमें मुझे ज्यादा x मिल जाएगा और ज्यादा y मिल जाएंगे कंपैरेटिवली। इससे और हाइयर होगा तो और ज्यादा मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व हाइयर होगा आपको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि ज्यादा कमोडिटीज मिल जाएंगी उसमें। फोर्थ वन, 2 आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। 2 आईसीज कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक IC1 है और ये हम ले लेते हैं आपके पास IC2। हम ये मान के चलते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। दिस इज A कॉम्बिनेशन, दिस इज B कॉम्बिनेशन, दिस इज C कॉम्बिनेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक आईसी पर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो IC1 के ऊपर A और C कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब A और C से आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सेम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन IC2 पर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। दैट मीन्स B और C कॉम्बिनेशन इक्वल है। अब अगर आप बाय 1 और 2 की बात करें तो हिसाबन A और B आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। Why it's not true? आप देखिए B कॉम्बिनेशन में आप X1 की इतनी और Y1 की इतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, जबकि आप A कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसमें ज्यादा X और ज्यादा Y आपको मिल रहा है। तो बल्कि A कॉम्बिनेशन तो बेटर है B कॉम्बिनेशन से। तो ये कहना तो गलत है कि A और B इक्वल होंगे। और अगर ये कहना गलत है तो आपने जो अजम्पशन ली थी कि आईसी कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो भी गलत है।
क्योंकि हमने ये कहां से लिया, ये चीज कहां से ली, जब हमने ये माना कि आईसी कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर आईसी कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बिहाफ पर आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं और वो कंक्लूजन गलत आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी असम्पशन भी गलत है। इसका मतलब दो आईसी से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जरूर आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से आपको मिलता है फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, आप इसे कह सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।